का मेज़बान शमीम भट्ट मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत अली वटारी साहब। शफकत साहब, लगातार जिस तरह आप कंपेन कर रहे डोर टू डोर, लोग जो है आपको वालियाना इस्तकबाल भी करें। आज सवेरे से मैंने देखा जिस तरह आप जो है डोर टू डोर, जिस तरह गाजियाबाद का आपने दौरा किया या आज पूर्व चकला का आपने जो लोग उनका वालियाना है और लोगों ने काफ़ी जो शमूलियत बाकी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शमूलियत करें, क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं, खुद भी मीडिया भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों वक्त गुज़र रहा है बाकी पार्टियों का जो खोखला मंशूर है, खोखला प्रोग्राम है, वो एक्सपोज़ हो रहा है। उनकी जो पिछली कारकर्दगी है वो सामने आ रही है लोगों के। उनके जो लिंक हैं एजेंसीज़ के साथ वो एक्सपोज़ हो रहे हैं। उनके जो सीक्रेट मीटिंग्स हैं दिल्ली वालों के साथ वो अपनी ज़ुबान से वो एक्सपोज़ कर रहे हैं। उनके पास्ट के बारे में लोग जान रहे हैं, ख़ासकर नौजवान। वो बरसर इक़्तिदार थे पिछले 11-12 सालों से। कुछ लोग मिनिस्टर थे, कुछ लोग MLAs थे जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे। उनके बारे में लोग आज अब एहतसाब लगा रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं कि आपने हमारे लिए डेवलपमेंट के हिसाब से क्या किया, जो हमारे हुकूक थे जो हमसे छीने गए आपने क्या किया। तो ये एक नौजवानों में, खासकर आम लोगों में भी और नौजवानों में भी अब ये एहसास हो रहा है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा किया गया है। और आज आके अगर आप किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट उठा के देखेंगे वो किसी न किसी एजेंसी के साथ मिला हुआ है। कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कहीं ना कहीं वो RSS और BJP के साथ मिला हुआ है। और अगर कोई बेदाग कैंडिडेट है इस वक्त लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो सिर्फ अलायंस कैंडिडेट है इरशाद हुसैन गनाई साहब। तो ये जब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है, नौजवानों को समझ आ रही है, तो आप देख रहे हैं सैलाब आ रहा लोगों का इस अलायंस की तरफ। और आने वाले दिनों में मैं आपको एश्योर करता हूँ, जिस तरह से हम शदोमत से शाना बशाना निकल के साथ साथ कैंपेनिंग पे जा रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने डेवलपमेंट भी की है और हमारे जो आईनी हुकूक हैं वो भी बचाए हैं, और वो है अलायंस कैंडिडेट इरशाद हुसैन गनाई साहब। इस तरह से इसका टेन हो रहा था, सरपंची में भी इसने बहुत सारा अच्छा काम किया है, पढ़े लिखे नौजवान है। क्या लोगों को इस बार सोच समझकर अपना वोट डालना चाहिए? क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन में हमें देखने को मिला कि इमोशनल वोट कहेंगे या हम सिंपैथी वोट कहेंगे, क्या इस बार लोगों को इस तरह की जज्बाती वोट नहीं डालना चाहिए, इस कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए जो उनका काम करे? देखिए, आपने बजा फरमाया कि जो हमने मेहनत की है, चाहे इरशाद साहब जब सरपंच थे और मैं जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में आया बतौर इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी लंगेट NC की तरफ से, हमने इक़्तिदार के बगैर, इक़्तिदार हमारे पास नहीं है पिछले 11-12 साल से 13 साल से, हमने इक़्तिदार न होने के बावजूद भी लोगों के काम किए हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं। और आगे इंशाल्लाह जिस वक्त हम इक़्तिदार में आएंगे, जिस वक्त गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ काया पलट जाएगी। लोग मुवाजना कर रहे हैं इस वक्त कि ये तो हमारे हमदर्द मुश्किल टाइम में हैं। जो हमारे मिनिस्टर थे, 5 साल मिनिस्टर रहे, 6 साल मिनिस्टर रहे, 11 साल MLA रहे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। जहाँ तक इमोशनल ताल्लुक़ है, इमोशनल वोट का, वो लोगों ने समझ लिया है। वो मैंने कहा आपको कि उनकी सीक्रेट मीटिंगें प्राइम मिनिस्टर के साथ कब हुई, किस किस एजेंसी के साथ वो कब मिले, तो लोगों को अब समझ आ रही है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम कोई खोखले वादे नहीं कर रहे हैं, हम ठोस वादे कर रहे हैं। हम हुकूक के लिए भी लड़ेंगे, नौजवानों के रोज़गार के लिए भी लड़ेंगे, डेवलपमेंट के भी लिए लड़ेंगे। जब आप सवाल करते हैं आज उन लोगों से जो बरसर इक़्तिदार थे कि हमें दिखाइए अपने 11 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो सोशल मीडिया में गालियां देते हैं ये लोग। आप इनकी तकरीरें सुनिए, इनकी लैंग्वेज सुनिए, ये किस तरह हमारी औरतों के बारे में बात करते हैं, हमारे सीनियर लीडर्स के बारे में बात करते हैं, आम लोगों को किस तरह ये एड्रेस कर रहे हैं। क्या यही लीडरशिप हमने पूरी दुनिया में भेजनी है? क्या इस किस्म के बिलो एवरेज लीडर हमने भेजने हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्होंने आवाम का कोई काम नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ ब्लैकमेल किया? इन्होंने, एक पार्टी ने हमसे वोट मांगा पिछली बारी कि आपके वोट से हमारा लीडर रिहा हो जाएगा। क्या लीडर ने कुर्बानी देनी है या वोटर ने कुर्बानी देनी है? आप वोटर ने कुर्बानी दी, क्या वो रिलीज़ हुए? लेकिन आज वो रिलीज़ हुए हैं किसी पर्पस के लिए, कोई महादा करके आए हैं
कोई एग्रीमेंट करके आए हैं और वो आपको गली गली समझ आ रही है। इंशाल्लाह ये एक्सपोज हो चुकी है इनकी गेम। ये ABCDEF सब मिले हुए हैं, एक एजेंसी के साथ मिला हुआ है, दूसरा कैंडिडेट दूसरी एजेंसी से मिला हुआ, और अब ये एक दूसरे आके के पाम पाम करा। मोदी का जो यार है गद्दार है भाई, आप खुद एजेंट हैं। अच्छा, मैं ये मान के चलूँ कि जिस तरह 12 साल जो आपका जो हरीफ जो है MLA रहा, इस पोरू चकला के साथ हर साथ सोती मांग का जो यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये तो हुआ नहीं कुछ। यहाँ की रोड की हालत जो है वो आपने खुद देखिए। क्या कहेंगे, जब इलेक्शंस होते तब बड़े बड़े तो वादे तो कर रहे हैं, ज़मीनी सतह पे अभी तक कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं। देखिए सवाल, मैं पोरू चकला की कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं इनसे कहता हूँ मुझे मावर में दिखाओ आपने क्या किया है। एक बंगस रोड थी, एक बंगस का प्रोजेक्ट था, वो कहाँ आपने सरेंडर किया और क्यों सरेंडर किया? हमें पता आपको किसका प्रेशर था। अगर मुझे ये दिखाएंगे कि हमने ये 500 लड़का जो है उनको नौकरी दी है मावर ब्लॉक में, जहाँ ये रहते हैं वहाँ कोई प्रोजेक्ट मुझे बताएं। ये पोरू चकला को क्या देंगे? ये किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। इन्होंने सिर्फ FIR दिए हैं नौजवानों को, और आज वो तारीखें भुगत रहे हैं वो नौजवान। उनके लिए कोई लीगल टीम नहीं इन्होंने मुकर्रर की, और अब फिर उसी इमोशनल सियासत की तरफ हमें धकेल रहे हैं। मैं मावर वालों से अपील करना चाहता हूँ इस सरजमीन से कि आप होश के नाखून लो, आप सोचो, आप समझो, आप किस चीज़ का साथ दे रहे हो। क्या आपको ये आज़ादी दिलाएंगे? क्या आपको ये पाकिस्तान दिलाएंगे? आपको ये डेवलपमेंट दिखाएंगे? क्या दिला रहे हैं आपको? आपको सिर्फ हमसायगी और रिश्तेदारी पे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनका 11 साल का MLA फंड कहाँ है? वो वेयर इज इट? कहाँ स्पेंड हुआ है? इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? कौन सा प्रोजेक्ट आप पास की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, हंदवाड़ा, आप देख लीजिए चौधरी साहब का काम, आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लीजिए। अगर काम किया है कांग्रेस ने किया है, अगर काम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, हमारे नुमाइंदों ने काम किया है। पहले शहीद अब्दुल साहब ने काम किया यहाँ, फिर शरीफुद्दीन शारिक साहब ने काम किया। इस पोरू चकला में कई पुल बनाए गए हैं, कई सड़कें बनाई गई हैं। उसके बाद का ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है हमें। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, ये ज़्यादा देर गुमराह नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से नौजवान इस अलायंस के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इनको करारा जवाब मिलेगा, और मुझे खदशा है कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त न हो जाएं। शाख साहब ने जो हाल ही में जो नॉमिनेशन फॉर्म जिसने भरा है कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इसने भी विड्रा किया है और आपकी पार्टी में शमूलियत की है, तो उससे काफ़ी लोगों ने इसमें शमूलियत की। देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे नौजवान, मैं इनकी तकरीर सुन रहा था, आप देख लीजिए ख्यालात कितने अच्छे हैं। ये नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जब उसकी आप बात सुनो के आपकी आंखें खुलती हैं। मेरा 36 साल का तजुर्बा है अफसरी का, ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन जब मैं ऐसे नौजवानों की बात सुनता हूँ मैं भी सीखता हूँ। इन नौजवानों को हमने आगे करना है। आज इरशाद साहब आगे हैं, कल इशफाक साहब होंगे, कल दूसरे साहब होंगे। इन नौजवानों को आगे करना है। हमें अब रिटायर होना चाहिए। मैंने एक सर्विस की है 36 साल, मुझे अब जब कैंडिडेट मिला है मुझे इसके साथ काम करना है, और इसके बाद हमने दूसरा कैंडिडेट भी तैयार करना है पैरेलल। हमारे पास कैंडिडेटों की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मौकों की कमी है। हम जितने भी पुराने लोग हैं, और ये ड्रामेबाजी, मेहरबानी करके ड्रामेबाजी वाली पॉलिटिक्स बंद कर लीजिए। विशेष ये लीडर कत करें तुम पोस खसा कत करें भाई, ये कौन सा तरीका है तकरीरें करने का? हम भी तकरीर कर रहे हैं, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसमें डिसेंसी रखनी है, उसमें एक तरीका है। आखिर किस इज्जत रेजी करें, बेइज्जती करें, आखिर किस, ये पॉलिटिक्स हमें मंजूर नहीं है। गुलिस्तान नेशनल टेलीविजन पे इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कम टाइम बचा है, बिल्कुल कंपेनिंग डोर जिस तरह करें, हर जाओ डोर आप नहीं जा सकते हो। क्या लोगों से क्या अपील रहेगी? क्या इस बार उनको सोच समझकर वोट देना चाहिए? क्या कहें? 100% सोच समझ के वोट देना चाहिए। हमें न सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें आने वाली पौध के बारे में सोचना है। ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है इस वक्त मैदान में जिसको हमने आजमाया नहीं। किसी को हमने MLA बनाया, किसी को हमने मिनिस्टर बनाया, किसी को हमने MP बनाया, लेकिन उनका एहतिसाब करना बहुत ज़रूरी है, उनका हिसाब लेना बहुत ज़रूरी है। हमें उनसे कुछ नहीं मिला, ये मिल गए सारे, चाहे वो PDP थी, चाहे वो अपनी पार्टी थी, PC थी, चाहे वो इंजीनियर साहब की AIP थी, ये मिल गए दिल्ली वालों के साथ। और हमारा जो तशख्खुस था, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था, 370 था, 35A था, स्टेटहुड थी, सब ख़त्म करवाए इन्होंने। और अब हमें ये नए सिरे से पूरम तरीके से, जमहूरी तरीके से हम ये
لڑ کے واپس لے لیں گے انشاءاللہ. آپ نے کام کیا اس کام کو آج بھی لوگ کافی زیادہ سراہتے ہیں. کیا کہیں گے ڈور ٹو ڈور کمپین آپ کریں, اس وقت بھی آپ کے صحن میں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا دس از دا ایگزامپل آف دا ینگ گائز جن کو یہ لگا کہ یہی ایک راستہ صحیح راستہ ہے انڈین الائنس کا, جو کشمیر کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, دیٹ از دا انڈین الائنس. گلے میں درد کی وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا, لگاتار میں کمپیننگ میں رہا ہوں, لیکن جس طریقے سے مجھے ان نوجوان بھائیوں کا ساتھ ہے, شفقت صاحب کا ساتھ ہے, اور پہلی بار مجھے لگ رہا کہ اتنا انسپائرنگ لیڈر, اور جو اس الائنس کا جو لنگیٹ الائنس جو انڈین الائنس ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہے کمپیننگ کے پورے یہ جیسے کہ کمپیننگ کیسے چلانی ہے, کیسے کیا کرنا ہے, اسٹیج کہاں لگانا ہے, سب کچھ یہ شفقت صاحب دکھ رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی, میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہے, اور یہ سارے جتنے بھی میرے جوان بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تھام کے آگے چلیں گے, انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور رہی بات کانسٹیچوئنسی کی, لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کی, اگر آپ دیکھو گے ماور, غازی آباد اور چکلائی پورو, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ڈیولپمنٹ ہوئی؟ میں آج گونڈ کمال میں تھا, ڈوگر میں تھا, وہاں میں تھا. آپ وہاں کی روڈوں کی حالت دیکھ لیجیے, آپ نے دیکھی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فرض بھی بن جاتا ہے یہ لائیو بھی کیجیے نا. 12 سال پی ڈی پی کی بات کریں گے, مجھے لگ رہا ہے 20 سال ہم نے ان کو دیے ہیں, 10 سال ان کو دیے ہیں, یہ 30 سال ملا دیجئے اور دیکھ لیجئے ٹریک ریکارڈ کیا ہے. بجلی, پانی, سڑک, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ یہ ہمیں ہونے چاہیے ایک سویلائزڈ لائف جینے کے لیے. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کہیں ہے؟ جس روڈ سے آپ آئے وہ دیکھا اس روڈ کی حالت کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی کی سویدھا ہمیں آج یہاں اننون میں جو جسٹ پڑوسی ہے, بغل میں ہے, اس کا پڑوسی ہے, میں کہتا ہوں کہ 2 منٹ کا راستہ ہے ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمین صاحب کے گھر سے, اور وہ 20 فیملیز وہاں رہتی ہے, شیخ فیملیز, یاتس بناشتم, شیپ وپ, باقی چیز. ایک بڑا اچھا کاروبار وہ کرتے تھے. خدا کی قسم ایک پیشنٹ میں نے ان کے گھر میں دیکھا جس کی دونوں کڈنی فیلئر ہے, پانی وہ مارکیٹ سے خریدتا ہے پانی پینے کے لیے, وہاں پانی نہیں ہے ان کے پاس. انہی کی حالت دیکھ کر, یہ اشفاق صاحب بھی انہی کی حالت دیکھ کر الیکشن لڑنے نکلے تھے, لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ بڑی الائنس کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ورنہ وہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں کشمیر کو بچانا ہے, لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کو بچانا ہے. وی آر ویری وارم ویلکم. اشفاق صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا, تھوڑا ریئیکشن آپ سے بھی لوں گا, کیونکہ 2 بڑے قدور لیڈر جو آپ کے اگل بغل میں ہیں, تو کیا کہیں, کیا سوچ سمجھ کے, جس طرح آپ نے پہلے نامنیشن فارم بھرا ایز اے انڈیپینڈنٹ کرے, کیا سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلہ لیا کہ میں نامنیشن فارم واپس لوں گا اور کانگریس انڈین جو ان کے الائنس ہے نیشنل کانفرنس کانگریس کی, آپ ان کو حمایت دیں؟ السلام علیکم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے بڑے لوگوں کا آشیرواد ہونا ضروری ہے. تو ایک بات کا سوال آپ کو مل گیا ہے. دوسرا سوال آپ کہیں کہ میں نے یہ چوائس کیوں کی اور اپنا فارم واپس کیوں نکالا. اس کا یہ منشور ہے, جیسے ارشاد صاحب نے کہا ہے کہ یہ پورے قوم کشمیر کے فیوچر کا سوال ہے, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین الائنس صرف کشمیر کے فیوچر کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے فیوچر کے لیے کام کر رہی ہے. اور اگر ہمیں پورے ہندوستان کا فیوچر سیف کرنا ہے تو انڈین الائنس کو سٹرانگ بنانا ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو پچھلے کئی مہینوں سے کہ انڈین الائنس جب سے طاقت میں آئی ہے تھوڑا سا, تو اپوزیشن میں کیسا کام کر رہی ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ یہاں کی مہنگائی کیسے بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہو وہ GST کتنا لگ رہا ہے. تو غریب کا اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا جینا کہیں نہ کہیں مشکل ہو رہا ہے. باقی اس وقت آپ دیکھو کہ ان کا اٹیک جو ہے لگاتار الائنس پہ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہو جتنے بھی یہاں پہ اس وقت لڑ رہے ہیں, نئے لوگوں کو انہوں نے راستے میں چھوڑا ہے, وہ اس لیے انہوں نے میدان میں ان کو چھوڑ دیا ہے تاکہ انڈین الائنس کو توڑ سکے. کیونکہ بینگ اے ہیومن اور ایک اچھا ہیومن بینگ ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں میرے دیش کو فائدہ آ جائے, جہاں پورے ہندوستان کی قوم کو فائدہ آ جائے, تو مجھے ان کے ساتھ ملنا چاہیے. اگر آپ دیکھو کہ اس وقت کن کن لوگوں کو وہ موقع دے رہے ہیں اور وہ سب ایک جیسے ہیں اور ایک ساتھ کام کر رہے ہیں صرف انڈین الائنس کو توڑنے کے لیے. ایگزیکٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے 2-3 مہینوں سے وہ رکاوٹیں ڈالی ہیں ان کے اس واندر راج میں, الائنس نے جو بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بڑھانا چاہتے تھے. GST پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے, لیکن الائنس ہیں تو اس لیے الائنس ہماری مجبوری ہے اور ضرورت ہے اس وقت.